एक ऐसा मौका था जब इजराइल की वजह से भारत का एक सपना टूट गया था। हालांकि इजराइल ने सीधे सीधे भारत का सपना नहीं तोड़ा था, लेकिन मिस्र बना था उसकी वजह। पर अब उसी इजिप्ट के साथ भारत ने एक एमओयू साइन किया है, जिस एमओयू ने चीन के साथ साथ अमेरिका की भी नींद उड़ा दी है। जानेंगे इस एमओयू में क्या है और इजराइल ने कैसे भारत का सपना तोड़ दिया था। तो वहीं दूसरी तरफ क्या भारत को आने वाला तेल भी रुक जाएगा? आखिर G7 देश क्या करना चाहते हैं? जानेंगे दुनिया में कौन सी उथल पुथल मची हुई है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आपको एक बार को सुनकर हैरानी होगी कि क्या कभी इजराइल की वजह से भारत का एक बहुत बड़ा सपना टूट गया। आज जो आप देख रहे हैं तेजस को, इस तेजस की जगह भारत सबसे पहले किसी और फाइटर जेट को बना रहा था और उस फाइटर जेट का नाम था मरुत को बनाने के लिए भारत ने मिस्र के साथ एक समझौता किया था और मिस्र भारत को फाइटर जेट का इंजन वगैरह बनाने में मदद करने वाला था। भारत पैसे भी लगा रहा था और बात ये तय हुई थी कि मिस्र भारत से ठीक ठाक ये मरुत फाइटर जेट को खरीदेगा। इसके लिए दोनों की टीमें बहुत ज्यादा आगे भी बढ़ गई थी। भारतीय वायुसेना की टीम 1960 के दशक में उस वक्त काहिरा गई थी और काहिरा में अहम टेक्नोलॉजी जो फाइटर जेट की थी वो इंजन की थी, उसके लिए दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही थी और इसके लिए जर्मन डिजाइन वाला पहले एक फाइटर जेट तैयार कर रहा था मिस्र HA-300 और यही टेक्नोलॉजी भारत को लेना था। भारत इसी जेट का सुपरसोनिक इंजन लेना चाहता था जो भारत के उस समय बन रहे सुपरसोनिक HF-24 मारुत में इस्तेमाल होता। भारत की टीम वहां पहुंची भी। HA-300 बना रहा था मिस्र और मिस्र के इंजीनियर इसमें लगे हुए थे। पर इसी बीच क्या होता है, इजराइल और मिस्र के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और इस लड़ाई में जहां मिस्र ने 4 मिराज 3, 2 बॉम्बर, 3 MiG-17 इन सब को लगा दिया, तो वहीं पता चला कि इजराइल की वायुसेना का एक अफसर है जैकब याकनेव, ये बहुत तहलका मचा रहा है, बहुत बुरी तरीके से तबाही मचा रहा है। इसने बहुत नुकसान पहुंचाया मिस्र की वायुसेना का। उसके बाद मोसाद की टीम खास तौर पर लग गई उन इंजीनियर के पीछे जो बना रहे थे HA-300 मिस्र के लिए और एक एक करके निशाने पर लेना शुरू कर दिया। अचानक से मिस्र ने देखा कि उसकी तबाही भी हो रही है, उसका जो टीम था वो भी टूट गया है, तो मिस्र ने फिर भारत के साथ दूरियां बना ली। HF-24 मारुत में वो प्लान में आगे नहीं बढ़े। अंतिम में जो इस प्रोजेक्ट की देख रेख कर रहे थे भार्गव, उनका धैर्य जवाब दे गया और उन्होंने इस प्रोजेक्ट को मारुत को बंद कर दिया। 55 साल बाद एक बार फिर राजनाथ सिंह पहुंचे हैं मिस्र यानी कि काहिरा, वहां की राजधानी, और अब इसमें भारत और मिस्र ने एक एमओयू साइन किया है। इस एमओयू ने बिल्कुल तहलका सा मचा दिया है, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि इजिप्ट भारत के 70 यूनिट तेजस के खरीदने की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एमओयू में ये बातें हुई है कि दोनों ही देश मिलकर बनाएंगे हथियारों को और मिलकर बनाकर बेचेंगे भी। अब सबसे बड़ी बात आप समझिए, आप सोचेंगे इजिप्ट में जाकर भारत ने ऐसा एक एमओयू साइन कर लिया, तो इस एमओयू से कौन सी बड़ी बात हो गई? ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कई ऐसे देश हैं जिसके साथ भारत साइन कर सकता है। लेकिन आपको बता दें, जो आंकड़े हैं, आंकड़े सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। 2016 से 2020 तक सऊदी अरब के बाद मिस्र दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों का खरीदार है। अब आप सोचिए कि भारत मात्र 2% बेच रहा है दुनिया के हथियार बाजार में। भारत की जो भागीदारी है मात्र 2 की है। मिस्र और भारत के
बीच इस वक्त 200 अरब डॉलर का व्यापार होता है और इस व्यापार में आप समझ लीजिए कि अगर हथियारों का व्यापार शामिल हो गया तो ये तो दो तरह से फायदा पहुंचाने वाला है। एक तो फायदा इस तरीके से पहुंचाने वाला है कि भारत काफी बड़ी संख्या में मिस्र को हथियार बेच पाएगा। उस वक्त भी भारत ने बहुत अच्छा दिमाग लगाया था, लेकिन वो चीजें सफल नहीं हो पाई, वो अलग बात है। क्योंकि मिस्र उस समय से हथियारों को खरीद रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज अगर मरुत बन गया होता तो दोनों के बीच किस तरीके की स्थिति होती और दोनों देश किस लेवल पे होते। कम से कम भारत तो काफी आगे निकल चुका होता। तो वहीं दूसरी बड़ी बात यह है कि इस एमओयू के साइन होने से दुनिया के हथियार मार्केट में भारत को एक बड़ी जगह मिल रही है और ये चीजें हमने देखी है कि दुनिया के जो ये अमेरिका, फ्रांस वगैरह जो विकसित देश हैं, इनका एक सबसे बड़ा शेयर होता है, वो होता है हथियारों का शेयर, जहां से ये अच्छी खासी आमदनी करते हैं। यही वजह है कि इन दोनों देशों के लिए ये किसी बड़े बुरी खबर से कम नहीं है। खैर, जहां एक तरफ ये हो रहा है वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है और ये बड़ी खबर रूस भारत के बीच के रिश्ते में जहां प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है, तो वहीं भारत के लिए भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। दरअसल हमने देखा कि किस तरीके से G7 के देश जो सोच रहे थे वो अभी तक होता हुआ उन्हें दिख नहीं रहा है। हमने आपको पिछली बार बताया था कि किस तरीके से रूस में इस वक्त महंगाई सबसे कम है, जबकि यूरोप में और बाकी दुनिया के देशों में महंगाई बढ़ी हुई है। कारण साफ है। कारण इसलिए साफ है, एक तो जो चीजें हैं रूस दूसरे देशों को बेच नहीं पा रहा है तो वो अपने ही देश में इस्तेमाल कर रहा है। अपने देश में इस्तेमाल कर रहा है तो चीजें महंगी नहीं है जिस तरीके से बाकी दुनिया में महंगी हो चुकी है। और दूसरी बड़ी बात ये है कि रूस को यूरोप ने या अमेरिका ने जो सोचा था कि बहुत बड़ा झटका लगेगा, हम प्रतिबंध लगा देंगे, वो चीज हुआ नहीं। उल्टा इधर के इन 6-7 महीनों में रूस ने कच्चा तेल वगैरह बेचकर 170 बिलियन से ज्यादा कमाया और ये अमेरिका को, यूरोप को, दोनों को ही लग रहा है कि ये तो कुछ बात सफल नहीं हुई। अब इसके पीछे है कौन? तो अमेरिका और यूरोप को ये साफ साफ दिख रहा है कि इसके पीछे एक चाइना है जिसने कोयला और तेल की खरीद बहुत बड़ी मात्रा में की, तो वहीं दूसरी तरफ भारत है। भारत भी बड़ी मात्रा में इन चीजों की खरीद कर रहा है। अब भारत कुल आबादी है 135 करोड़, यानी भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, इसकी खपत बहुत ज्यादा है। अकेला चीन फिर भी रूस को बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं दे सकता है, लेकिन भारत बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है। ये अमेरिका और यूरोपीय देश देख रहे हैं। यही वजह है कि अब G7 के देश ये कह रहे हैं कि हम प्राइस कैप लगाने जा रहे हैं रूस के तेल पर, जिसके बारे में हमने आपको बताया कि प्राइस कैप क्या है। मतलब कि जैसे दुनिया $100 में बेच रही है तो रूस 95 उससे कम में नहीं बेच पाएगा। इस तरीके से एक प्राइस कैप लगाना चाहते हैं G7 के देश। लेकिन क्यों मानेंगे दुनिया के देश? अब इसके लिए G7 ने कहा है कि दुनिया के देश प्राइस कैप को माने, नहीं तो जो कंपनियां हैं जो रूस की इस तेल को पहुंचाती हैं एक जगह से दूसरी जगह, उन कंपनियों में ज्यादातर हिस्सेदारी है यूरोपीय देशों की और अमेरिका, तो वो कंपनियां अब तेल रोक देंगी, जगह पर पहुंचाने से मना कर देंगी। वैसे इससे भारत भी प्रभावित हो सकता है और भारत को फिर अल्टरनेट व्यवस्था करनी होगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को इस प्राइस कैप में शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।